नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 22वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। बहुभाषावाद सबसे पहले एनसीएफ 2005 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चे जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है, हो सकता है कि उसमें कंफर्टेबल ना हो और पहले से जब वो पहली बार विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं प्राइमरी में कक्षा 1 में, तो हो सकता है कि वो विद्यालय की औपचारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ना जानते हों। इस वजह से एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, यानी बच्चे जो कुछ भी भाषा जानते हैं, चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, उनको विद्यालय में भोजपुरी में बोलने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में आने की वजह से अन्य भाषाओं को सीखेंगे और विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसके संपर्क में आने से उसकी विद्यालय की औपचारिक भाषा को बच्चा सीखेगा। यानी बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा किससे प्रारंभ कर रहा है? अपनी मातृभाषा से, और धीरे धीरे अन्य लैंग्वेजेस को सीखेगा। ये होता है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो यहां पर भाषाएं सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, यानी बच्चा जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में शुरू करेगा। यहां चौथे विकल्प में मातृभाषा का कहीं पर भी चर्चा ही नहीं किया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए आगे चल करके विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसको भी बच्चा सीखेगा। तो हो सकता है कि बच्चे की मातृभाषा यहाँ पर भोजपुरी है, तो मातृभाषा में यहाँ पर वो सीख तो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा नहीं सीखेगा, अन्य लैंग्वेज के भी संपर्क में आएगा। हो सकता है कि मातृभाषा उसकी भोजपुरी हो और विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी हो। तो यहाँ पर हिंदी की बात कहाँ की जा रही है? यहाँ पर देखिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज को लेकर के विकल्प ढूंढेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी हो अगर उत्तर प्रदेश का है, अगर साउथ का है तो वहाँ का तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई हो सकता है, अगर पंजाब का है तो वहाँ पर पंजाबी हो सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर उड़ीसा का है तो ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज को लेकर के आपको नहीं चलना है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं और सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो उस कंडीशन में आप एक लैंग्वेज केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी भी विद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी के माध्यम के रूप में लेना। तो ये भी केवल अंग्रेजी की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। यहां पर देखिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो अलग अलग हो सकती है, जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है वो अलग अलग हो सकती है। तो हम किसी पर्टिकुलर भाषा की बात ही नहीं करेंगे, हम भाषाओं की बात करेंगे, यानी जिस भी राज्य में जो भाषा चलती होगी उसके अनुसार ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ध्यान से समझिएगा। यहां पर टोटल 5 वाक्य बोले गए हैं श्रुतलेख करने के लिए, यानी श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखने के लिए। जिस प्रकार से आप लोग इमला लिखते थे अपने प्रारंभिक वर्षों में, शुरुआती विद्यालयी वर्षों में, तो उसे ही हम लोग यहां पर श्रुतलेख कहते हैं, यानी सुन करके लिखना। यहां पर टीचर बोलेंगे और बच्चे सुन करके लिखते हैं। यहां पर 5 वाक्य बोला गया है और प्रत्येक वाक्य में 5 से 6 शब्द हैं और 5 वाक्यों को पहले एक बार बोल दिया गया, फिर दोबारा 5 वाक्यों को 2 बार बोला गया, 2 बार पढ़ती है, उसके बाद से बच्चे उसको लिख रहे होते हैं। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि श्रवण के किस उपागम का प्रयोग किया जा रहा है? ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहां पर 5 वाक्य बोल रहा हूं कि पहला वाक्य है, ध्यान से समझिएगा, मेरा नाम नीरज है, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोग को सीटेट की तैयारी करा रहा हूं। तीसरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, आप लोग अगर सीटेट में बेहतर नंबर पाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। चौथा वाक्य मैं बोल रहा हूं कि आप सभी को आपके सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद अगला वाक्य कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए अलग अलग वाक्यों को मैंने बोला। तो जब आप मेरे द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को सुन रहे हैं तो क्या आप सीधे वाक्य को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। पहला वाक्य मैंने बोला था कि मेरा नाम नीरज है, ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप में बता रहा हूं, मेरा नाम नीरज है, मैंने ये पहला वाक्य बोला। तो आपने मेरा नाम नीरज पूरा एक बार में नहीं सुना, आप पहले म सुने, म के बाद क्या सुना आपने? म के बाद आपने ए की मात्रा सुना, ए के बाद क्या सुना आपने? र सुना, र के बाद आपने क्या सुना? आ की मात्रा सुना। तो ये सभी
चारों वर्ण मिलकर के मेरा शब्द बना। इसके बाद से जब अगले शब्द पर जाएंगे, मैंने बोला मेरा नाम, जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आप नाम नहीं सुन रहे, नौ पहले वर्ण सुन रहे हैं, उसके बाद आ की मात्रा सुन रहे हैं, उसके बाद म सुन रहे हैं, इन तीनों वर्णों को मिलाकर के आप पूरे नाम को सुन रहे हैं। यानी कि सुनने के दौरान सबसे पहले भाषा की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो हमारा वर्ण होता है, ध्वनि होता है। तो हम ध्वनियों को एक साथ लेकर के, जैसे यहां पर देखिए, इतने ध्वनियों को एक साथ लेकर के मेरा पहला वर्ड बना, इतने ध्वनियों को एक साथ लेकर के मेरा दूसरा वर्ड बना। तो आप कैसे सुन रहे हैं? आप ध्वनियों से शुरू कर रहे हैं और ध्वनियों के बाद शब्दों को समझ रहे हैं और कई शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य को समझ रहे हैं और कई वाक्य को मिलाकर के एक पूरे पैराग्राफ को समझ रहे हैं, एक पूरे अनुच्छेद को समझ रहे हैं। तो आपने शुरू कैसे किया था? आपने शुरू किया था वर्ण से, आपने शुरू किया था वर्ण से। वर्णों को मिलाकर के क्या बना? शब्द बना। शब्दों को मिलाकर के क्या बना? आप कहेंगे कि वाक्य बना। और वाक्यों को मिलाकर के क्या बना? आप कहेंगे कि पैरा बना। तो आप कैसे सुन रहे थे? सबसे पहले आपने वर्ण सुना, फिर शब्द सुने, फिर वाक्य सुने, फिर पैरा सुने। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वगामी उपागम कहते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? तो जब 10 शब्दों को दिया गया और उनके बीच समानता ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी शब्दों को अलग अलग करना होगा, तभी तो हम उनके बीच में क्या रिलेशन है वो समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मान लीजिए एक वाक्य बोला जिसमें 10 शब्द हैं। तो अगर आप सभी शब्दों में समानता देखना चाहते हैं कि क्या कोरिलेशन है सभी में, या फिर इसी प्रकार के अन्य शब्द कुछ भी दिए जा सकते हैं, उसमें क्या कोई रिलेशन है, तो सबसे पहले आप शब्दों को अलग अलग करेंगे ना। अलग अलग करने को ही हम लोग विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विन्यास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा शब्द विन्यास, जैसे मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं नीरज, तो इसका शब्द विन्यास क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि पहले वर्ण आएगा न पर बड़ी ई की मात्रा आएगा, उसके बाद से र आएगा और उसके बाद से ज आएगा, तो ये इसका शब्द विन्यास बोला जाएगा। यानी कि शब्द विन्यास में क्या होता है? वर्णों को हम लोग तोड़ करके अलग अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब समूहों में बच्चे को 10 शब्द दिया गया, जब समूहों में 10 शब्द दिया गया, तो प्रत्येक शब्द से क्या समानता हो सकती है, इसको जानने के लिए पहले हम अलग तो करेंगे ना शब्दों को। उसी शब्दों को अलग करने को यहां पर विन्यास बोला गया। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बोली से क्या तात्पर्य है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा, यानी जो सत्ताधारी, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसे बोली बोला जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि उनके द्वारा औपचारिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी वो लोग भाषण दे रहे होते हैं और क्षेत्रीय भाषा में भी भाषण दे रहे होते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा और जो औपचारिक भाषा है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वो अपने भाषण को दे रहे हैं तो इसे हम लोग बोली नहीं कहेंगे। ठीक है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाली लोगों की वाचन भाषा। कार्य विशेष यानी कि जब हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो वहां की लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना। जैसे कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, वो उसे हम लोग कार्यालयी भाषा के तौर पर देखते हैं, और जो इंग्लिश है वो सह कार्यालयी भाषा है, तो यानी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो ऑफिस की लैंग्वेज होती है, जो कार्य विशेष की भाषा होती है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज बोली नहीं कहते हैं। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। देखिए, लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसकी अगर लिपि होगी तभी आप लिख पाएंगे। तो ऐसी कोई भी भाषा जिसका अपना लिपि होता है उसे हम लोग बोली नहीं बोलते हैं, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। वाचन विशेषता मतलब कि जो बोली तो जा रही है लेकिन उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, उसे ही हम लोग बोली कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप डीप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे देखिए, बोली होता क्या है? एक मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी हो गया हमारा, तो एक कोई मानक भाषा है जो कि छोटे भूभाग पर इसमें विकार उत्पन्न हो गया। जैसे मान लीजिए ये एक भाषा है, इसमें थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गया और छोटे से भूभाग में ये बोली जाने लगी, तो ये मानक भाषा से विकार उत्पन्न हुआ, यानी उसमें परिवर्तन हुआ और छोटे भूभाग में बोली जा रही है, तो इसे बोली कहेंगे। और यही जब वहां पर विभिन्न कारकों की वजह से ये थोड़े से बड़े भूभाग में फैल जाती है। कैसे फैलेगी? जैसे यहां पर कोई नेता आकर के अपना भाषण देने लगे वहां के वोटर को लुभाने के लिए उनके ही भाषा में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई बार आदिवासी को लुभाने के लिए आदिवासी लैंग्वेज का नेता लोग उपयोग करते हैं, कई बार भोजपुरी में भाषण देने लगते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां के लोगों को कंफर्टेबल फील कराया जाए, ताकि वो सभी चीजें
जो वहाँ के लोग हैं थोड़ा सा आकर्षित हों उन नेताओं के प्रति, उन पार्टी विशेष के प्रति, ठीक है। इसलिए वहाँ के जो लोग बोली बोल रहे हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसका प्रयोग वो लोग कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे जब इन नेताओं के द्वारा या फिर न्यूज प्रसारण के माध्यम से, क्योंकि इन नेताओं को कवर करने के लिए वहाँ पर न्यूज टेलीकास्ट होगा ही होगा, तो जब इनके न्यूज टेलीकास्ट की वजह से जब ये बोली थोड़ा सा और विस्तार ले लेती है, यानी थोड़े बड़े भूभाग में बोली जाने लगती है, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि देखिए जब बड़े भूभाग में बोली जाने लगी तो वहां के परिवार के लोग भी इस भाषा का प्रयोग करेंगे, और जब उस परिवार में बच्चे जन्म लेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इसी भाषा को सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मदर टंग को ही तो वो एक्वायर करेंगे, जो उनके माता पिता के द्वारा भाषा बोली जा रही होगी, उनके परिवेश में भाषा बोली जा रही होगी, तो उनका मदर टंग अब ये लैंग्वेज हो गया, बोली हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा शुरुआत से उसी लैंग्वेज को देख रहा था। अभी भी इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। क्यों मजबूरी बन जाएगी? क्योंकि हमारी जो देश की शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि बालक को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। मातृभाषा में पढ़ाने के लिए जरूरी यह है कि उसकी मातृभाषा का लिखित प्रमाण भी हो, उसमें किताबें भी छापी जाए। अब लिखित प्रमाण होने के लिए हमें उसको लिखित रूप देना होगा। अभी तक जो ये छोटे भूभाग में बोली जा रही थी जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था, अब उसको लिखित रूप देना होगा बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाने के संदर्भ में। इस वजह से ये जो भाषा थोड़े बड़े भूभाग में फैल गई थी, इसको अब संहिता किया जाता है, इसका शब्दावली तैयार किया जाता है, इसकी लिखित प्रमाणिक ग्रामर तैयार किया जाता है। और जब बड़े भूभाग में ये और ज्यादा बड़े भूभाग में फैल जाता है तो इसी को ही हम लोग मानक भाषा के तौर पर देखते हैं। जब इसका अपना सब कुछ ग्रामर हो जाएगा, अपना सब कुछ शब्दावली हो जाएगा, अपनी वोकैबुलरी हो जाएगी, तो इसे मानक भाषा बोलते हैं। यानी मानक भाषा क्या होती है? एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज से ही निकली थी। पहले वो विकार के उत्पन्न रूप में छोटे भूभाग में बोली के तौर पर बोली जा रही थी जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था। उसके बाद से थोड़ा सा फैली और उसके बाद से बड़े भूभाग में फैल गई और इसका एक तरीके से लिखित प्रमाण हो गया, तो इसे मानक भाषा बोलते हैं। तो छोटे भूभाग जिसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता उसे ही बोली बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है, आकलन संबंधी इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। यहां पर समूह में कार्य किया जा रहा है, जोड़ों में कार्य किया जा रहा है और रोल प्ले भी एक तरीके से ग्रुप में ही होगा, यानी नाटक जो होता है वो ग्रुप में ही होगा। तो यहां पर बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप में एक दूसरे का सहयोग करते हुए MKO जो उनके द्वारा टर्म दिया गया था, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे संज्ञानात्मक स्तर से थोड़ा सा ज्यादा जानता है, वो हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। कैसे? उनके इंटरेक्शन के माध्यम से। तो जब जाहिर सी बात है बच्चे जब ग्रुप में काम कर रहे हैं, जोड़े में काम कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरे से इंटरेक्शन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और बातचीत के दौरान जो बंदा किसी पर्टिकुलर एक बंदे से थोड़ा सा भी ज्यादा जानता है वो उसके संज्ञान में वृद्धि कर सकता है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो बच्चे सीख रहे हैं। और जो लेव वाइगोत्स्की थे वो किससे जुड़े हुए थे? संरचनात्मक एक तरीके से संरचनावाद से जुड़े हुए थे, यानी उनका यह मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वयं करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए केवल एक ही विकल्प में संरचना की बात की गई, संरचनात्मक आकलन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषा, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो एक ही चीज को, मान लीजिए यहां पर एक किताब है, एक ही चीज को अलग अलग भाषाओं में क्या बोला जाता है ये बच्चे को बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बहुभाषावाद NCF 2005 कहता है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा से शुरू करके अन्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे? जब धीरे धीरे वहाँ की अन्य भाषाओं के में किसी पर्टिकुलर वस्तु को क्या बोलते हैं उन शब्दावलियों के बारे में जानेंगे, तभी तो जान सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चे को अन्य लैंग्वेज के संपर्क में लाया जा रहा है, बच्चे को अन्य लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जा रही है। और अन्य लैंग्वेज सिखाना ये क्या है? बच्चे को कहीं ना कहीं एक रिच इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि बच्चा उस लैंग्वेज को सीख पाए। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इसे बोलेंगे, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। वर्णमाला से केवल परिचित नहीं करवा रही है, अगर वर्णमाला से परिचित करवाना होता तो उस भाषा के वर्णों की बात की जाती, ना कि शब्दों की बात की जाती। वहां पर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस वस्तु को क्या कहते हैं इसकी बात की गई है, तो यह वर्णमाला नहीं है बल्कि शब्दों की बात की गई है। हमारा उत्तर नहीं होगा। शिक्षार्थियों की भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, तो यह भी उत्तर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया। जब भाषा का, जब उनकी मदर टंग का अदर लैंग्वेज के में उस वस्तु को क्या कहते हैं इसकी बात की जा रही है, अंग्रेजी में बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे पहले से अवेयर हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के, तो ये संकुचित हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है,
तो ये भी थोड़ा सा संकुचित है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकल्प नंबर 4 की, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करिए। भाषा समृद्ध यानी यही मैं बोला था, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि बहुभाषिकता ही ये कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू तो करेंगे, लेकिन उनको आगे जाकर के और लैंग्वेजेस भी सीखने हैं। ये कैसे सीख पाएंगे बच्चे? जब उनको उस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उस प्रकार के अन्य भाषाओं के में अन्य वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है, ये जब धीरे धीरे बताया जाएगा तभी तो हो पाएगा। यानी कि अन्य लैंग्वेज को सीखने के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया गया है टीचर के द्वारा। यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषांतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रांस लैंग्वेजिंग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला ट्रांस और दूसरा लैंग्वेजिंग। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर होना और लैंग्वेजिंग का मतलब होता है भाषा, यानी एक भाषा से दूसरे भाषा पर ट्रांसफर होना, हस्तांतरित होना ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहां से आपका उदाहरण शुरू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और रउआ देखा तनी करियर बिट यूट्यूब चैनल। इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यहां पर मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको, एक ही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर पूरा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को, एक ही विचार को मैंने 3 अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए बोला। पहले मैंने आपको हिंदी में बोला कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। उसके बाद भोजपुरी का प्रयोग किया, रउआ देखा तनी कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। तो यहां पर क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट को बोलने के दौरान मैं अलग अलग भाषाओं पर ट्रांसफर हो रहा हूं। तो एक कॉन्सेप्ट को बोलने के दौरान, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान जब एक से ज्यादा भाषाओं पर ट्रांसफर हुआ जाता है, यानी एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। तो ये अनेक भाषाओं के शिक्षण से संबंधित नहीं है, ये अनेक भाषाओं के प्रयोग करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग। ये आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ये विकल्प गलत है। कैसे? अगर अगले विकल्प को जब आप देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। यहां पर देखिए क्या बोला गया था दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में यह बोला गया था कि एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। तो यहां पर इससे यह डाउट हो रहा है कि केवल 2 ही लैंग्वेजेज यहां पर है। एक भाषा पहले बोला, फिर उसके बाद से दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ट्रांस लैंग्वेजिंग 2 लैंग्वेज तक सीमित नहीं होता है, वो बहुत सारी भाषाएं, जितनी हमारी क्षमता है। जैसे मेरी क्षमता बस 3 लैंग्वेज तक की थी, तो 3 लैंग्वेज का मैंने प्रयोग किया। अगर आपकी क्षमता 20 लैंग्वेज की है तो आप 20 लैंग्वेजेज का प्रयोग करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग बताने के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीसरा वाला विकल्प है वो कई भाषाओं की बात कर रहा था, केवल 2 लैंग्वेज तक सीमित नहीं था। और दूसरा जो विकल्प था केवल 2 लैंग्वेज तक सीमित था, इस वजह से दूसरा गलत हुआ है। तीसरा यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। बाकी चौथे विकल्प को देख लीजिए, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। तो एक भाषा में जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब ही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा पर, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा पर जाना। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, केवल एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा संकुचित होते हैं। देखिए यहां पर एक ही बात आ गया है, तो अब आपको सोचना ही नहीं था, ये विकल्प हमेशा संकुचित होगा, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता का मतलब यह हो गया कि देखिए, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, किसी स्थान विशेष के स्कूल में ही जाते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, यानी कि जहां पर उनका परिवेश है, जहां पर वो रह रहे हैं, उस स्थान के जो स्थानीय भाषा होगी, उस भाषा का प्रयोग करने वाली जो भी सामग्री होगी उसे प्रामाणिक सामग्री के तौर पर देखेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये भारत हो गया, आप बस इमेजिन करिएगा, आप ये मत देखिए कि गोला बनाए हो क्या बनाए हो, इसे मतलब रखिएगा। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप केवल भावनाओं को समझिए। यहां पर मान लीजिए ये कि ये मैं एक भारत का नक्शा है जिसमें यहां पर कोई एक छोटा सा भूभाग है। इस छोटे से भूभाग में पर्टिकुलर कोई एक भाषा बोली जा रही होगी। इस भाषा का प्रयोग करते हुए अगर कोई बच्चे को
पाठ्य सामग्री अवेलेबल कराई जाए तो वो उनके लिए प्रमाणिक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल था और उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने की वजह से ही उसे प्रमाणिक बोला जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। जैसे कि देखिए, आप लोग पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में खाना खाने जाते हैं तो वहां का जो मेनू कार्ड होता है वो आपके स्थानीय क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर डिश, किसी पर्टिकुलर खाने की चीज का क्या नाम है उसके बारे में उसी प्रकार के डिश का नाम वहां पर लिखा रहता है। जैसे कि आप अपने मोहल्ले के किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अपने क्षेत्र के किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और चाइना के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दोनों में जगह पर एक ही खाने की वस्तु का नाम अलग अलग होगा। चाइना में जब जाएंगे तो वहां के स्थानीय परिवेश के हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा और आप अपने मोहल्ले में, आपने अपने स्थान विशेष में जब सम्मिलित है तो वहां के स्थान विशेष में उस खाने के डिश का क्या नाम होता है वो आपके वहां के रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में मेंशन होगा। यानी कि जो भाषा आप समझ रहे हैं उसी का तो प्रयोग करेंगे आगे के बंदे को समझाने के लिए। वही तो यहां पर बोला जा रहा है कि पाठ्य सामग्री ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चा समझ पाए, जिसमें वो कंफर्टेबल हो पाए। कंफर्टेबल होने का ही मतलब है प्रमाणिक होना, यानी कि वो बच्चे के लिए प्रमाणिक तौर पे माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप इंडिया के रेस्टोरेंट में चाइनीज लैंग्वेज में चाइना के हिसाब से जो वहां का डिश का नाम होगा यहां पर लिख देंगे उसी खाने की वस्तु का, तो क्या यहां के लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चलिए विकल्पों में चलते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्य वस्तु के लेखकों द्वारा दूसरी भाषा से अनुवाद। तो अनुवाद नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। यहां पर भाषा में अधिकार रखने की बात की जा रही है, यानी कि बहुत ज्ञानी लोग की बात की जा रही है। तो उससे क्या मतलब है? जब बच्चा जिसको पढ़ाना है उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, जिसको पढ़ाना है, जो टारगेट है, जो बच्चा है, जो ऑडियंस है, जो शिक्षार्थी है, उसको ध्यान में रख करके उसके स्थानीय भाषा से जुड़े हुए शब्दों को लेना है, ना कि कोई बहुत ज्ञानी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, यह भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव है? यहां पर बच्चों के स्थानीय विशेष के शब्दावलियों की बात ही नहीं की जा रही है, यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहां पर देखिए, संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री। संदर्भ विशेष का मतलब कि किसी स्थान विशेष से उपजी सामग्री जो कि वहां की स्थानीय भाषा के सहज रूप से समझाने में प्रयुक्त हो। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? देखिए, लेखन क्या होता है? लेखन कई चरणों से होकर के गुजरता है। यानी कि मान लीजिए बच्चे को लिखना है, लिखने का मतलब होता है अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना। ठीक है, जब भी किसी टॉपिक के बारे में बच्चे को अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करना होता है तो उसके पहले, सबसे पहले बच्चा टॉपिक सोचता है। तो टॉपिक सोचने के दौरान उसके मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। टॉपिक बच्चे ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद से उसकी आउटलाइन तैयार की जाती है। आउटलाइन में मोटा मोटी एक बाउंड्री सेट की जाती है कि पर्टिकुलर कितने शब्दों में उस कहानी को लिखना है या फिर उस पर्टिकुलर लेख को लिखना है। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को एक पूरा किताब भी लिखा जा सकता है, एक 500 शब्दों में उसको समराइज भी किया जा सकता है और एक पैराग्राफ में मेन थीम भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर बाउंड्री तय की जाती है आउटलाइन में कि बच्चे को कितना लिखना है, कितना खींचना है या फिर कितने संकुचित भाषा में लिखना है। ठीक है, उसके बाद से मोटा मोटी ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो लेख लिखना है वो तो तय हो गया, कितना लिखना है ये भी तय हो गया। अब क्या हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा, उनके अंदर क्या कंटेंट होगा, ये ड्राफ्टिंग में तय होता है। उसके बाद से चेकिंग होती है कि जो कुछ हमने डिसाइड किया है क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या वो एक्यूरेट है। अगर वो ठीक है तब तो ठीक है, अगर हमें लगता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसमें करेक्शन भी होगा, यानी संशोधन भी होगा। करेक्शन करने के बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग होती है कि अब हमने फाइनल ड्राफ्ट कर लिया और उसके बाद से फाइनलाइज किया जाता है लेख को। ये होता है प्रक्रिया, चरण दर चरण होकर के हम लोग गुजरते हैं और इसे ही अंग्रेजी में प्रोसीजरल अप्रोच और हिंदी में प्रक्रिया उपागम कहते हैं। विकल्प नंबर 2 में बात की गई है लेखन का प्रक्रिया उपागम। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? देखिए, बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए व्याकरण के लिए यह माना जाता है कि बच्चे को उसके कॉन्टेक्स्ट में ही व्याकरण बताना है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, बच्चे को कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से सिखाने की बात की जाती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो जाहिर सी बात है बच्चे कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे, तो व्याकरण उसको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि कहानी के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था। तो आप बच्चे को इस तरीके से बता सकते हैं कि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पहले ही घटित हो चुकी हैं। तो जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी होती हैं उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चे को टेंस का नॉलेज कराया जा सकता है। इसके बाद से
इसी के माध्यम से वहां पर राजा ने भालू का शिकार किया। तो यहां पर कर्ता कौन है, कर्ता सब्जेक्ट कौन है, वो राजा था। तो इस प्रकार से यहां पर बच्चों को कर्ता के बारे में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, ये सभी चीजें कहानी के माध्यम से ही बताई जा सकती हैं। तो प्राइमरी स्तर पर व्याकरण सीखने से आशा यह होता है कि बच्चे को उसके संदर्भ में जो व्याकरण है वो सिखाया जाए और उसका प्रयोग करना सिखाया जाए संदर्भ में ही। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया व्याकरण के नियम सीखना, तो ये गलत हो गया। सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उसका प्रयोग करना, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम नियम नहीं सिखा रहे हैं, हम बच्चे को कहानी सिखा रहे हैं और कहानी सुना रहे हैं और कहानी के माध्यम से ही व्याकरण बता रहे हैं। तो अलग से व्याकरण तो बताया नहीं जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया था। ठीक है, चौथा देखिए, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप की गलतियां निकालना। तो व्याकरण सीखना केवल गलती निकालना नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट था, जो बच्चे का कंटेंट था, जो कहानी था, उसके माध्यम से बच्चे ने अर्थ सीखा और अब कॉन्टेक्स्ट में ही, संदर्भ में ही उसका प्रयोग करना बच्चा सीखेगा। इसे ही प्राइमरी स्तर पर व्याकरण सीखना कहते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।